आपकी पुरजोर फरमाइश पर एक बार फिर हैं हमारे साथ रिजवान और हम डिस्कस करेंगे ये मिडल ईस्ट का जो पूरा क्राइसिस है और इसमें ईरान का जो रोल है, ईरान कहाँ पर लाया करता है इस पूरी इक्वेशन में। क्योंकि हम देख रहे हैं हर तरफ हमले हो रहे हैं। रिजवान साहब, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह प्रॉक्सी अटैक्स हो रहे हैं, मुसाद के एजेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, कहीं IRGC के मेंबर्स मारे जा रहे हैं। तो ये इज़राइल और अमेरिका ये पूरे एक्टिव हो चुके हैं मिडल ईस्ट के अंदर। और चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, हर जगह पर, यमन हो तो आप देख लें हर जगह पर गेम ऑन हुई है। और ईरान, अमेरिका कह रहा है इन सब कार्रवाइयों के पीछे ईरान है, ये जो इनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये ईरान इस पूरे मिडल ईस्ट में हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे वो चीज़ें जो नॉर्मली अखबारों में नहीं छपती या मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता। तो सर, ये क्या ईरान का आज जो फड्डा है अमेरिका और ईरान से, अमेरिका और इज़राइल से, और स्पेशली ये वेस्टर्न पावर से, ये क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू अगर हम इसको इस तरह करें, वैसे तो काफ़ी, अगर हम देखें, मैं दुनिया को इस तरीके से देखता हूँ जो इस वक्त 2024 है, ठीक है। अब हमें अगर ये दुनिया समझनी है ना कि अब इस वक्त क्या हो रहा है, तो हमें जाना पड़ता है कम से कम 100 साल पीछे। अच्छा। 100-125 साल हमें वो सारे इवेंट्स देखने पड़ते हैं कि कैसे प्रोग्रेस आगे बढ़ के ये आज पहुँचे हैं 2024 में। ईरान जो है ना, एक टाइप का बड़ा खुशकिस्मत मुल्क भी रहा है। अच्छा। कि इस तरीके से कि जंग अज़ीम अव्वल के बाद दुनिया की 84% ज़मीन पे ना या तो बरतानिया का राज था, अमेरिका का, फ्रांस का, या रशिया का। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें बरतानिया का हिस्सा था कि सबसे ज़्यादा कॉलोनियाँ बरतानिया की थी। ईरान वो खुशनसीब मुल्क था जिस पे कभी किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बना। ठीक है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो उन्होंने ठेके दिए हुए थे ब्रिटिश ऑयल कंपनी, हाँ जी, उसको एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी को। उसके अलावा कभी डायरेक्टली कभी वॉइस राय नहीं आया बरतानिया का ना, कभी कोई बरतानिया का मेजर जनरल नहीं बना, गवर्नर किसी ईरान का। ईरान का असल में जो हुआ क्या था कि जब अंग्रेज़ों ने तेल निकाला ऑफ कोर्स ईरान से, और ये असल में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। ये 1905 के अंदर इराक़ में सबसे पहले तेल निकला था जब उस्मानवी खिलाफत थी, और जर्मनी ने तेल निकाला था इराक़ में से। सबसे पहले तेल इराक़ में निकला हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर। उस वक्त इनका एक मुआहदा चल रहा था उस्मानवी खिलाफत का और जर्मन एम्पायर का, जिसको उसको प्रशियन एम्पायर कहते थे, कि बगदाद टू बर्लिन रेल लाइन बनानी है। ठीक है। इसके ना अंग्रेज़ इसके बड़े ख़िलाफ़ थे। उसकी वजह क्या थी कि अमेरिका के पास तो अपना तेल अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उनकी एनर्जी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। बरतानिया के पास उस वक्त ही आपकी ये ईस्ट टिमोर में इनकी ऑयल फील्ड्स थी जहाँ पे शेल ऑयल कंपनी तेल निकाल रही थी, लेकिन वो बहुत दूर था, बहुत ही दूर था, बहुत दूर था। और दूसरा जो उस वक्त बरतानिया को जो टेंशन थी ना, कि अगर तो इराक़ के अंदर जर्मन आ जाते हैं तो इंडिया बहुत दूर नहीं है इराक़ से, आसपास ही है। तो ये भागे गए हैं ईरान तेल निकालने, ठीक है। और मैं उसकी तारीफ़ पढ़ रहा था बड़ी, यार उस तेल निकालने की लिए इनको 11 माह लगे। यानी 1901 में इन्होंने ठेका लिया ईरानियों से, ठीक है, कि हम ना आपके मुल्क में तेल निकालेंगे। और उस वक्त एक कजर बादशाह था, उसको इन्होंने थोड़ा प्रॉप अप भी किया, लेजिटिमेसी भी दी, पैसा दे, यानी पैसे दे कर उसको लेजिटिमेसी दी कि भाई तुम पैसे लो, थोड़ी सारी अपनी कौम के लिए काम शाम करो, तो ताकि तुम्हें जो है ना थोड़ी सी मिले, लेजिटिमेसी मिल जाए अपने मुल्क में। 1901 में इनको कितने साल लग गए? 7 साल लग गए ईरान में तेल निकालते हुए, कि ये डेस्परेट हो चुके हुए थे तेल निकालने के लिए ईरान के अंदर। पता नहीं कितने हज़ार लोग की मर भी गए तेल निकालते सहरा में। फाइनली 1908 में ईरान के अंदर इनको तेल मिल जाता है, और तब से लेकर इन्होंने एक ना मुआहदा कर लिया कि जी हम ना 16% रॉयल्टी देंगे ईरानियों को,
84% हम रखेंगे, 84% खुद रखें, 84% हम खुद बरतानवी रखेंगे। और उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी अबादान के अंदर, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स अब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाई है तो ईरान इनडायरेक्टली अबादान से रन हो रहा था, ठीक है ना। ये इरानियन हिस्टोरियंस खुद भी कहते हैं कि बादशाह तो बैठा हुआ था तेहरान में, लेकिन मुल्क चला रहा था अबादान, मुल्क अबादान से चल रहा था। यानी कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश इनडायरेक्टली चला रहे थे, यानी वो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ईरान के अंदर कोई ऐसी सरकार आ ही नहीं सकती थी जो कि अंग्रेज़ों की मुखालफत कर सके। इसकी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जब शुरुआत हुई, उसकी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न जो थी ना, वो थी बगदाद बर्लिन रेलवे, ठीक है। 1912 में वो शुरू होनी थी और 1920 तक वो मुकम्मल हो जानी थी, लेकिन 1914 में जंग शुरू हो गई तो वो बनी ही नहीं ना फिर कभी। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो रेल लाइन कभी बन जाती तो क्या दुनिया कैसी मंजर आम पे आती, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन जंग अज़ीम अव्वल के बाद ना अमेरिका के पर फैलाने शुरू कर दिए और अमेरिका ने वुडरो विल्सन ने बोला कि हम जाकर दुनिया को ना लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी देंगे, तो वहाँ पे फिर ईरान के अंदर भी शुरू हो गई डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट शुरू हो गई। तो वहाँ पर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की 1919 के अंदर बन गई, एक मजलिस अमल बन गई जो आज भी उनकी है, एग्जिस्ट करती है। और वो मजलिस जो है वो बादशाह अपनी जगह पे रहेगा और मजलिस जो है ना वो देखेगी, यानी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की थी, लेकिन बादशाह के पास ताकत ज़्यादा थी क्योंकि हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली वो था। ईरान का जो असल मसला शुरू होता है जिसकी वजह से ईरान दुनिया के मंजर पर आता है, वो आता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब बरतानिया की यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाती है एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म होना शुरू हो जाती है और साथ में अमेरिकन एम्पायर बड़ी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अमेरिकन एम्पायर उस तरह की नहीं थी जिस तरह की ब्रिटिश एम्पायर थी कि डायरेक्टली वाइसरॉयज लगा रहे हैं। और अमेरिकन उस वक्त ना ज़रा थोड़े से वो भी थे, आइडियलिस्टिक भी थे। जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब के साथ जब तेल निकला, आई थिंक 1938 में 38 या 39 में तेल निकला था सऊदी अरब के अंदर, तो उन्होंने 1950 में जब इवेंचुअली फॉर्मलाइज किया कॉन्ट्रैक्ट, वो किया कि 50-50 हम करेंगे। अरामको ने सऊदी बादशाहों के साथ 50-50 का रेवेन्यू किया। बिल्कुल यही वेनेजुएला के अंदर भी किया। आई थिंक एक्सॉन थी या शेवरॉन थी, इन दोनों में से एक कंपनी थी जिसने ऑयल निकालने का ठेका लिया, 50-50 किया। इसके ऊपर ना ईरानी जो कि 1908 का एग्रीमेंट था 1684 का, उन्होंने इसको चैलेंज करना शुरू किया अंग्रेज़ों के साथ कि ये तो नामंजूर है। आप देखें अमेरिकन्स को, अमेरिकन्स तो 50-50 कर रहे हैं, अब आप हमारे साथ भी 50-50 मुआहदा करें। और इसको एक बंदे ने पॉपुलराइज़ किया था, मोहम्मद मुसद्दिक ने। अच्छा, हाँ जी, उसका नारा यही था कि फेयर शेयर दें। अंग्रेज़ इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। उसकी एक तो वजह ये थी कि उनकी अंग्रेज़ों का एक एरोगेंस भी था कि हमारी प्रेस्टीज में कमी आ जाएगी। जियोपॉलिटिकली उनको ख़दशा था सुएज़ कैनाल का, जो उस वक्त अभी भी अंग्रेज़ों के तसल्लुत में थी, उसकी रॉयल्टी भी अंग्रेज़ ले रहे थे। अंग्रेज़ को टेंशन ये थी कि अगर यहाँ पे 50-50 हो गया तो फिर सुएज़ कैनाल का भी 50-50 ना करना पड़ जाए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ ने ना इनकार कर दिया एंड मुसद्दिक सिंपली नेशनलाइज्ड एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी और उसको बना दिया नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी बना दिया 1951 के अंदर, आई थिंक मार्च या अप्रैल था। 51 में तो सारे उन्होंने उनके तो ब्रिटिश चले गए वहाँ से, ब्रिटिश ऑफ कोर्स चले गए यहाँ तक। अच्छा, अब ये देखें ना कि मुसद्दिक ने जो जितने भी आपके ब्रिटिश इंजीनियर्स थे उनको कहा कि आप काम करें, हम आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, आप काम करते रहें। लेकिन ब्रिटिश नेवी ने आकर, रॉयल नेवी ने आकर लोग उठाए एंड दे आर गॉन। और उस वक्त क्लेमेंट एटली की हुकूमत थी, तो उसने इन पे ना बायकॉट लगा दिया कि ये अपना तेल बेच ना पाएँ, ईरानियंस तेल बेच ना पाएँ। और वहीं से ना इन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी, एंड ऑफ 51 में इन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी मुसद्दिक से ना जान छुड़वाने की। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अभी
ब्रिटिश इन्वॉल्व है, अमेरिकन इन्वॉल्व हुए। उस वक्त ट्रूमन की हुकूमत थी अमेरिका में। ट्रूमन मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन ये मैं बात कहूँगा कि उसने यहाँ पर ना कहा कि भाई हमने 50-50 किया हुआ है अरबियों के साथ, वेनेजुएलियंस के साथ। उसने कहा ब्रिटिश कभी कि तुम 50-50 करो और मामला ख़त्म करो। हाँ, अंग्रेज़ मानने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि अंग्रेज़ को टेंशन सुएज़ कैनाल की ज़्यादा थी। इसकी भी टेंशन थी, लेकिन सुएज़ कैनाल की भी टेंशन थी। अगर वो हाथ से निकल गई तो फिर बड़ा मसला, ज़्यादा बड़ा मसला है। तो अंग्रेज़ नहीं माने, उन्होंने कहा कि ठीक है हम विल गो बाय आवरसेल्व्स। इन्होंने ट्रूमन को कोशिश भी की कि हमारे साथ मिलके इसको ओवरथ्रो कर दो, तो ट्रूमन डेमोक्रेटिक था, उसने कहा नहीं, ये काम के अंदर मैं साथ नहीं आऊँगा। ब्रिटिश ने क्या किया, जो पाकिस्तान में भी हुआ है अप्रैल 2022 के अंदर, वो ईरान के अंदर 1952 में हुआ है। ठीक है, मुसद्दिक की हुकूमत उड़ाई गई। एक तो मशहूर है ना कि 1953 में कूड डेटा हुआ था। एक हुकूमत है जो 1952 में भी गई थी, मुसद्दिक 2 दफ़ा गया था। अच्छा, आई थिंक जुलाई 1952 के अंदर ना वो उनका प्लान कामयाब भी हुआ। अंग्रेज़ों ने स्टिंट्स, अब 1908 से अंग्रेज़ हैं ईरान के अंदर। इन्होंने ऑफ कोर्स फिर अपने लोगों को करना शुरू किया, कल्टीवेट करना शुरू किया, जिस तरह इंडिया में भी किया। 3 भाई थे ईरान के अंदर, असदुल्ला रशीदियन, कुदरतुल्लाह रशीदियन और सैफुल्लाह रशीदियन। इन तीनों भाइयों के पास ईरान की 80% ज़राए इब्लाग इनके कंट्रोल में। पूरा मीडिया उनके पास है। मीडिया ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। मीडिया, सिनेमाज भी उनके पास, मूवी मेकिंग भी उनके, सब कुछ उनके पास है। यानी वो मूवीज़ भी बना रहे हैं तो वो न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़, यानी मुसद्दिक के ख़िलाफ़ ग्रैंड प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, एक्सट्रीम लेवल का प्रोपेगेंडा, नेक्स्ट लेवल रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो गया। वो हमने एक्सपीरियंस किया, आपको याद है? हमने नहीं, मुझे नहीं याद कुछ। अच्छा, आप आगे चलें। तो इन्होंने मुसद्दिक के ख़िलाफ़ मूवीज़ भी बनाई। और बम्बार्डमेंट, महंगाई हो रही है, जालिम है, बॉयकॉट हो गया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी रो रहे हैं कि जी हमारा तो कारोबारी बैठ गया। तो 1950, और इन्होंने यहाँ से ना शाह को भी पुश करना शुरू कर दिया। अब इस वक्त आपको एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है समझाना कि उस वक्त ईरान का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था ना, वो दरअसल ये था कि द पहलवी ख़ानदान का असल में जो राइट टू रूल था ना, वो लेजिटिमेसी नहीं थी उनके पास, क्योंकि एक तो शाही ख़ानदान से वो बिलोंग नहीं थे करते। ठीक है, बाप उसका एक जनरल था, उसने कच्चर ख़ानदान को साइड पे करके अंग्रेज़ों के थ्रू अपनी बनाई हुई थी, तो वो लेजिटिमेसी का बड़ा इशू था उसको। और मुसद्दिक के ख़िलाफ़ वो जाना भी नहीं था चाह रहा, क्योंकि उसे पता लग गया था मुसद्दिक के पास पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलर वो था बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे जो ईरान की टूडे पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट, और यहाँ तक के अच्छा, अब यहाँ पर जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट थी ना, वो डिवाइडेड थी। जो आयतुल्लाह कशानी का जो ग्रुप था ना, वो उस वक्त मुसद्दिक के साथ था। एक दूसरा ग्रुप है, उनका मुझे नाम भूल गया, वो शाह के साथ थे। ठीक है, इन्होंने 1952 के अंदर शाह को ना थोड़ा पुश करना शुरू किया, कि शाह को फिर बातें सुनानी शुरू की कि भाई मईशत भी तबाह हो गई है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, ये देखें अखबारात में क्या मुसद्दिक के बारे में बोला जा रहा है। तो आई थिंक जुलाई 1952 में ना शाह ने फायर कर दिया मुसद्दिक को। महंगाई में कहा मार्च भी हुआ था। हुआ होगा भी चीख रहा होगा। जब वो यही बता रहे हैं ना कि ये खुद इस पे ना अंग्रेज़ों ने लिखा भी हो ना, रेंट अ क्राउड। ये यूज़ किया जाता है एक टर्म के, मैं पढ़ रहा था इसकी डिसर्टेशन एक अमेरिकन की, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि टर्म कॉइन की गई थी, रेंट अ क्राउड, जहाँ पे लोगों को पैसे देकर बुलाया जाता था कि आप एहतजाज करें, इसके ख़िलाफ़ दिखाएं कि मुसद्दिक कितना बुरा है। लेकिन जब मुसद्दिक को फारिग किया और 3 दफ़ा वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बना होता है, अहमद कवाम, उसको वज़ीर आज़म लगाया। अच्छा, मुसद्दिक हट गया, फायर कर दिया है। अच्छा, फायर कर दिया, ही इज़ बीन फायर्ड, उसको निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया शाह ने। अच्छा, और शाह के पास इख्तियार है, यानी आप समझे ना कि हमारी वो एक होती थी 58(2)B। हाँ जी, सदर के पास जो इख्तियार था, उड़ा दो।
तो फिर क्या हुआ, आवाम नहीं निकली उसके लिए सड़कों पर? सर फिर आप अंदाज़ा लगाएं, हफ्ते के अंदर अंदर मुसद्दिक इज़ बैक। ना करें? हाँ जी, अच्छा, मुसद्दिक इज़ बैक विद इन अ वीक। किसकी वजह से? अवाम की वजह से। अवामी प्रेशर? अवामी प्रेशर बड़ा एक्सट्रीम आया, इन्होंने सोचा नहीं था ओह, शाह ने। लोग सड़कों पे आ गए। लोग सड़कों पे आ गए और इसके ऊपर फिर शाह की ह्यूमिलिएशन हुई कि मैंने एक काम किया है, मैंने फायर किया है और अवाम एक टाइप की मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ बाहर आ गई है। और उसके अंदर चंद लोगों की जानें भी गई। आई थिंक 46 के करीब लोग रिपोर्ट किए गए जो कि फायरिंग में जिन्हें जान बहक हुए। लेकिन उसके बाद जब मुसद्दिक वापस आया ना इन पावर, अब उसके लिए ना मसले ज़्यादा शुरू हो गए, क्योंकि बायकॉट की वजह से ना मईशत के हालात बहुत ही वाकई में ख़राब थे। और वो जो थी ना, जो इरानियन एलीट जो कि मुसद्दिक के साथ नहीं थी, उसने आर्मी को भी पोच करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त आर्मी भी न्यूट्रल है। ठीक है, हालांकि आर्मी शाह के अंडर है, लेकिन आर्मी अभी मूव नहीं हुई बिल्कुल भी। उसके अंदर अभी आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि वजह क्या थी। अब 1952 के अंदर आपने सोचना है कि इस वक्त ना एटली की हुकूमत चलेगी बरतानिया में और चर्चिल की हुकूमत आई, और चर्चिल ने आकर ये काम करवाया। ठीक है, एटली ने नहीं उसको रिमूव करने की कोशिश की, चर्चिल ने किया। चर्चिल ने, टोरीज ने। उसी साल 1952 के अंदर नवंबर 1952 में इलेक्शन होते हैं एंड प्रेसिडेंट आइजनहोवर बन जाता है सदर अमेरिका का। उसके साथ जो उसकी काबीना आती है ना, उसमें बड़े मशहूर हैं अमेरिका की ना तारीख में डलस ब्रदर्स। अच्छा। सैम एंड एलन डलस, उनके नाम पे एयरपोर्ट्स भी हैं। अच्छा। उनमें से एक जो है एलन डलस, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CIA एज वेल। तो उसको ब्रिटिश MI6 ने अप्रोच किया एलन डलस को। अब उन्होंने यहाँ पर केस क्या बनाया मुसद्दिक के ख़िलाफ़। अच्छा, मुसद्दिक का तख्ता उठने के लिए मुसद्दिक हो गया रिस्टोर हो गया। अब उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर ने प्लान बनाया कि इसको गिराना ही गिराना है, और उन्होंने CIA से रब्ता किया। अब आइजनहावर और उसकी जो जितने भी उसके इर्द गिर्द लोग हैं, सैम डलस एंड एलन डलस, दे आर कहते हैं ना कट्टर एंटी कम्युनिस्ट हैं। कट्टर एंटी कम्युनिस्ट, वो तो उस टाइम अमेरिका का एजेंडा यही था कि भाई कम्युनिज्म की कमर लत जो हाथ आता है तोड़नी है, काटनी है। इन्होंने जाकर ये बताया, MI6 ने कान में ये बातें भरी कि ये जो मुसद्दिक है ये कम्युनिस्ट है, ये सोवियत कैंप में जाएगा अगर ये रह गया। सही। उसके अंदर तारीख क्या बनाई कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर नॉर्थ ईरान के ऊपर ना उस वक्त ये था कि ईरान न्यूट्रल तो नहीं था। जो इरानियन आर्मी थी वो हो गई तरफ प्रो नाज़ी। ठीक है, वो प्रो नाज़ी थी। रज़ा शाह, अच्छा अब ये बड़ी यानी एक आई डोंट नो कि समझ नहीं आती कि बात शहनशाह है, शहनशाह के कंट्रोल में आर्मी है, लेकिन आर्मी की अपनी एक ना पॉलिटिकल थॉट है, तो वो प्रो नाज़ीज़ हो गए हैं। जनरल्स वर प्रो नाज़ी। हर मुल्क में होता है, जगह होती है आर्मी की। हाँ जी। एक तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया था कि 1941 के अंदर उन्होंने सदर्न ईरान पे कब्ज़ा कर लिया, और सोवियत यूनियन ने नॉर्दर्न ईरान पे आकर अपना कब्ज़ा कर लिया कि ये कहीं नाज़ीज़ यहाँ से ना हमला करते हैं सोवियट्स पे। उधर से आपका इंडिया भी था ना, बलूचिस्तान के रास्ते हमले ना करते, वो उधर ब्रिटिश उधर भी बैठे थे। तो ब्रिटिश उधर भी बैठे थे, इंडिया में बैठे थे, उधर से सेंट्रल एशिया में सोवियट्स बैठे थे। तो नॉर्दर्न ईरान पे हो गया सोवियत यूनियन कब्जा, सदर्न ईरान पे आकर एक्टिवली कब्जा किया फौजों ने आकर, सोवियत आर्मी ने और ब्रिटिश आर्मी ने एक्टिवली कब्जा किया। और दरमियान में जी रज़ा शाह पहलवी का छोटा था टुकड़ा छोड़ दे के तुम इधर हुकूमत करो। सदर्न में आ गई ब्रिटिश, हाँ जी, नॉर्थ में आ गए सोवियत, सेंट्रल में रह गया शाह। ओहो, हाँ जी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वहाँ पर यहाँ पर नॉर्दर्न ईरान जो है ना वो होना शुरू हुआ था प्रो कम्युनिस्ट। नॉर्दर्न ईरान हैज़ ऑलवेज बीन प्रो कम्युनिस्ट। बिल्कुल, वो सेंट्रल एशिया के साथ उसकी कल्चरल लिंकेजेस उनके हैं। फिर वहाँ पे फिर कुर्द्स भी हैं, अज़ेरीज भी हैं। हाँ जी, तो उससे हुआ क्या कि इन्होंने जाकर अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड 52 के एंड में और 53 के बिगिनिंग में, इन्होंने ये बनाया कि देखो यहाँ पे सोवियत यूनियन तो ऑलरेडी आया हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में कब्जा करके गया हुआ है।
तो अब ये ना हो कि जो कम्युनिस्ट हैं ईरान के, जो कि वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल हैं, वेरी एंटी इम्पीरियलिस्ट हैं, वेरी एंटी इम्पीरियलिस्ट हैं, वो कहीं सोवियत यूनियन के साथ इल्हाक ना कर लें। तो ये इलाका हमारे हाथ से निकल गया, तो फिर सऊदी अरब भी गया, तो सब कुछ गया। तो फिर ये कहानी उन्होंने एक जियो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से उन्होंने स्पेक्ट्रम से देखा और कन्विंस किया CIA को कि हमें उसको रिमूव करना है। CIA के लिए मुश्किल नहीं था, उन्होंने जैसी लफ्ज़ सुना है सोवियत यूनियन इन ईरान, उन्होंने कहा निकालो, विल डू इट। अब यहाँ पर अमेरिकन मान गए, बरतानवी भी मान गए, $10 लाख भी आइजनहावर ने ओके कर दिए इस ऑपरेशन के लिए, जिसका नाम एजैक्स, ऑपरेशन एजैक्स, टू रिमूव मुसद्दिक, रिजीम चेंज ऑपरेशन। नहीं, अब ये कूडेटा है। अब तो उन्होंने कहा कि अब बंदूकों के जोर पे ही बंदा उठाना है, ठीक है ना। अब नो लॉन्गर शाह से कोई फायर करो, पॉलिटिकल मैनूवरिंग, नो लॉन्गर पॉलिटिकल मैनूवरिंग, अब सीधा नहीं, अब सीधा ही आओ, वो लाओ फौज, मार्शल लॉ सीधा लेकर आना है, फौज लेकर आनी है। अब इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले तो बंदा देखा कि किसको करना है, बना मुसद्दिक की जगह रिप्लेस से करनी है, तो दैट वाज द गाय जनरल जाहिदी। अच्छा, ये वो बंदा था जो प्रो नाज़ी था, 7 साल जेल में गुजारी थी इसने, पूरी वर्ल्ड वॉर 2 इसने जेल में गुजारी थी फॉर बीइंग प्रो नाज़ी। और वही बंदा उन्हें मिल गया अपने काम के लिए, जिसका वाह सर, ये ब्रिटिश की गेम, है, जिसको जेल में रखा, फिर सीधा भी किया, नाजी का हमायती था, और फिर उसी को लाने की कोशिशें शुरू, क्योंकि मुसद्दिक उस वक्त बड़ा थ्रेट बन चुका था। यस भाई, फिर जब आप नहीं देखते, क्योंकि आपने ना देखने होते हैं विलिंग पार्टनर्स कौन है आपके साथ। अब वो बंदा इतने साल गुजार कर आया अंग्रेज़ों के साथ जेल में, तो थोड़ी सी की होगी ना ब्रेन वॉशिंग, रीवायरिंग की होगी। तो वो अब, और दूसरा ये था कि उन्होंने देखना था कि फ़ौज इस बंदे से कितनी लॉयल होगी, तो फ़ौज उसके साथ लॉयल भी थी। ये एक चीज़ है कि ऐसा नहीं था कि वो ऐसी बंदा उठा लिया, क्योंकि अगर आप इस तरह का एक मूव करें, काउंटर वो भी हो सकती है, म्यूटिनी भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इन्होंने पकड़ा, आपको मैंने बताया था आयतुल्ला कशानी, ठीक है। अब आयतुल्ला कशानी पहले तो 1952 में जब मुसद्दिक को फायर किया गया, उससे पहले तो 7 थे। जब वापस आए ना मुसद्दिक, फिर इनकी ना चपलेशन शुरू हुई हैं। वजह उसकी ये बनी कि मुसद्दिक ने ना मजलिस के अंदर, मजलिस एक वोट पास करवाया कि जो शाह के पास जो इख्तियार है ना जनरल्स को फायर करने का, वो मेरे पास आ जाए, वज़ीर आज़म के पास आ जाए। वो ज़रा चौड़ा हुआ ना अवामी हिमायत देखकर, भाई हो जाता, उसने शाह को चैलेंज करने की कोशिश, शाह को उसने चैलेंज किया। आज शाह के लिए बड़ा प्रॉब्लम था, वो कुछ कर नहीं सका, क्योंकि उसे देख लिया कि हुआ क्या है कि अवाम के साथ तक इस बंदे के लिए जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर आयतुल्ला कशानी की ना जो है ना राहें अलग होनी शुरू हो गई कि आयतुल्ला कशानी, द रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो हमेशा कंजर्वेटिव रही थी ईरान के अंदर, और जो मर्दी है वो हमेशा शाह के साथ ही, शाह के कैंप में रहे हैं। यहाँ पर उसने ना आयतुल्ला कशानी ने अपने डिसएग्रीमेंट्स पब्लिक कर दिए मुसद्दिक के साथ। और दूसरा जो था, क्योंकि कम्युनिस्ट का बहुत ज़्यादा हाथ था मुसद्दिक को वापस लाने में। अब हालांकि मुसद्दिक कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन वो एलाइज हो रहे थे, तो उसे लगा कि भाई ये मजहबी तबके का फिर जगह नहीं बनती। वो भी जाकर उन्होंने जनरल जाहिदी को दे दिया कि आप ना कूडेटा करें। अब तीसरा बंदा था शाह को भी मनाना था कि क्योंकि जनरल जाहिदी को जब वज़ीर आज़म लगाना है, तो शाह ने फरमान जारी करने हैं, जो कि CIA ने लिखे थे, 3 फरमान लिखे थे, फिर में से 2 फरमान कहा था कि 2 फरमान कर दो, तीसरा रहने दो। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा फरमान क्या थे, लेकिन वो ये था कि मुसद्दिक के ख़िलाफ़ एक तो गद्दारी, ये गद्दार है, दूसरा जनरल जाहिदी को कि जी जनरल जाहिदी ने ये मुसद्दिक का तख्ता उलट कर एक जो है ना बड़ा क्या कहते हैं यार उसको हुब्बुल वतनी का इजहार किया। तो अब ये वज़ीर आज़म है, म्यूटिनी की करवाने की कोशिश की मुसद्दिक ने, तो पूरा एक नैरेटिव बनाया और CIS से बनकर सारा का सारा आया, लेकिन शाह मानने को तैयार नहीं था अभी तक। शाह थोड़ा डरा हुआ था, शाह डरा हुआ था पब्लिक से डरा हुआ था रिस्पॉन्स से। वो शाह ऑफ ईरान है, वो शाह ऑफ कहीं और तो नहीं बन सकता, किसी और मुल्क का तो शाह बन ही नहीं सकता। वो पाकिस्तान तो नहीं बन सकता, शाह पाकिस्तान तो नहीं बन सकता, ईरान था वो, शाह ऑफ ईरान था, ईरान के लोगों का डर था उसे। यस। अब यहाँ पे
शाह अब एक इंसान है, उसका नाम नहीं बताते, तारीख में इसका जिक्र नहीं होता, लेकिन शाह की एक जुड़वा बहन भी थी। अच्छा। वो रहती थी इटली में, ओह। प्रिंसेस अशरफ पहलवी। उसको CIA के स्टेशन जो इंचार्ज था इटली में, उसने जाकर मुलाकात की। उसने कहा अपने ना भाई को जाकर समझाओ कि अब अमेरिका भी साथ है मुसद्दिक के ख़िलाफ़, तो मुसद्दिक को जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अब UK भी खिलाफ है, US भी खिलाफ है। US भी खिलाफ है, और फ़ौज का एक सेक्शन भी, फ़ौज का एक ग्रुप भी। तो शाह को थोड़ी आ गई कि अच्छा हौसला आ गया कि अमेरिका अब हमारे साथ है। इन्होंने भाई जाके की कूडेटा किया, और जो पुलिस थी वो लॉयल थी मुसद्दिक को। तो जब फ़ौज बंदूकें लेकर मुसद्दिक को अरेस्ट करने गई उसके घर, तो जो उधर गार्ड्स खड़े थे उन्होंने बंदूकें तानी फ़ौज के ऊपर। तो जो कूडेटा था वो इनिशियली फेल हो रहा था, लेकिन उसका जो प्लान B जो रखा हुआ था CIA ने, उन्होंने क्या किया हुआ था भाई जी कि ईरान में जो है ना पहलवानी का बड़ा शौकीन रखते हैं ईरानी, बिल्कुल, तो पहलवानों को ख़रीदा हुआ था। उन्होंने कहा शाह मुसद्दिक के हक़ में जो भी निकलेगा ना तोड़ के रख दो उसको। पहलवान ख़रीदे हुए थे। बड़ा ऑर्गेनाइज, ये बहुत ऑर्गेनाइज था। मतलब मीडिया से लेकर फ़ौज, पॉलिटिशियंस, आपकी सिविल सोसाइटी के लोग, पहलवान स्पोर्ट्स के अंदर भी घुसे हुए थे। और वो यही बात बताते हैं कि पहली दफ़ा सुनी है स्टोरी यार। सर ये हमें कहते हैं ना कि इसकी कोई सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती हमें। वेरी इसका मैं रीड कर रहा था, ये मैं बता रहा था आपको कि पहलवानों ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कि मुसद्दिक के लिए जो लोग 1952 में निकले, वो 1953 में क्यों नहीं निकले? वो निकले थे। अब आपको मैं बताता हूँ ना कि आप फ़र्ज़ करें हम जिस इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ का एक पहलवान है, ठीक है, उसने जाकर उसको पैसे दे दिए किसी बाहर वाले ने कि जनाब हमने एक बंदा उठाना है, इस इलाके के लोगों को बता दो जेरा निकले तोड़ देना है, उड़ा के रख देंगे। उन्होंने यही किया है। उन्होंने पहले से लोगों को कह दिया होता तुम लोगों ने निकलना नहीं है बाहर। कोई निकला तो फिर बस देख लो, घर तोड़ देंगे, बंदा भी तोड़ देंगे, घर भी तोड़ देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे। हाँ। और ये हुआ। आप यकीन करें कि आज तक रिपोर्टेड ही नहीं है कि 1953 के कूडेटा में कितने ईरानियों की जानें गई हैं। रिपोर्टेड ही नहीं है। वो कहते हैं जी ब्लडलेस कू है, बहुत थोड़ी सी जानें बताते हैं, रिपोर्ट नहीं किया हुआ, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं सही तरीके से किया हुआ। और पहला कू था जो 15 अगस्त को शुरू होता है और 19 अगस्त को जाकर ख़त्म होता है, कि इतनी देर तक इनका तनाव चलता रहा है, इतना डिफ़िकल्ट था मुसद्दिक को हटाना। लेकिन वो कहते हैं ना कि फॉर ईरानी कौम, ठीक है, एज अ कौम ईरानी बहुत, मैं उन्हें कहता हूँ, उनके अंदर ना एक है वेरी हाई सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है, बहुत हाई सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है। हम पाकिस्तानी से कई गुना ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, एक हिस्ट्री है उनकी, एक बहुत लंबी तारीख़ है। फिर और मैं बरतानिया में ईरानियों के साथ मेरा उनके साथ वो भी हुआ है। वेरी नफीस लोग, बड़ी अच्छी उनकी खुश अखलाक़ी से मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा नोट की है आपस में, हालांकि ब्रिटिश बॉर्न भी होंगे ना, ब्रिटिश बॉर्न ईरानी भी होंगे, वो आपस में एक दूसरे से हमेशा ईरानी में बात करते हैं, हमेशा एक दूसरे से ईरानी में बात करते हैं। और ये चीज़ मुझे उनकी बड़ी पसंद आई थी कि ब्रिटिश बॉर्न है लेकिन अपनी ज़ुबान पे उन्हें इतनी गिरफ्त है कि उनको मुश्किल नहीं हो रही, कि अटक नहीं रहे, बिल्कुल भी रवानी के साथ फ़ारसी बोल रहे हैं। 1953 का जो ज़ख़म था ना, ये काफ़ी गहरा लगा ईरानी कौम को, कि प्रोपेगेंडा, हॉर्स ट्रेडिंग, डराना धमकाना, मारपीट, जेलें सब कुछ किया, कत्लेआम। और जो अमेरिका के मंजूर नज़र थे उनको मुसल्लत किया गया ईरानी कौम के ऊपर। और आज भी ईरानी, हम तो कितने कूडेटाज हुए हैं हम तो याद ही नहीं करते, जो बड़ी दुख वाली बात है। यानी हमें कि जितना मैंने एक चीज़ नोट किया कि ईरानियों ने एक एक दिन की तारीख़ लिखी हुई है अपने कूडेटा की, कि इस दिन को ये हुआ था। एक बड़ी अच्छी ईरानियों की ना वेबसाइट थी मुसद्दिक प्रोजेक्ट, उसमें सारा बताया हुआ है कि व्हाट हैपन डे बाय डे,
इतनी डिटेल्ड किस हिस्ट्री, तरह रिजीम, किस तरह ये अमेरिकन ने कंट्रोल हासिल किया, कंट्रोल्ड एक कंट्रोल था, ऑपरेशन था, और एक एक बंदा इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बाय किया हुआ बाय किया हुआ था, जेलों में हो चाहे बाहर हो, मीडिया पॉलिटिक्स ये वो टॉप पोजीशन पे लोग, टॉप पोजीशन के लोग, और एक जो इरानियन एलीट थी उसको भी पकड़ा हुआ था, इरानियन एलीट को भी पकड़ा हुआ था, अनदर पोर्शन जो कि यानी वो इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती, वो पैसिवली इन्वॉल्व होती है। पैसिवली इन्वॉल्व इस तरीके से होती है कि वो किसी किस्म की वो नहीं करती, क्या कहते हैं ना, वायलेंस नहीं, यानी रेजिस्टेंस नहीं शो करती, वो एक्सेप्टेंस शो करती है ना, टॉलरेंस शो कर देती है, एम्ब्रेस किसी को एम्ब्रेस कर लेती है। और उसका फिर ये हुआ कि आफ्टर 1953 मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ही इज़ ऑल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ईरान, उसके बाद ना ईरान में इकनॉमिक प्रोग्रेशन बहुत हाई आती है, ईरान आज भी मुआशी लिहाज से बहुत बेहतर है, इसकी हम बात करेंगे बाद में। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं 1953 ऑनवर्ड्स 1971 ईरान का जीडीपी ना 10% से ग्रो किया, 17 साल 10% से ग्रो करता रहा जीडीपी उनका, इतनी ज़्यादा ईरान में दौलत आई, बड़ी एक पावरफुल आर्मी क्रिएट की शाह ने, फिर एक वो भी क्रिएट की सवाक, ये बंदे उठाने वाली, बंदे गायब करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, सीआईए ने ट्रेन की हुई थी, सीआईए से ट्रेन करवाई थी, इंटेरोगेशन टेक्निक सीखी थी, टॉर्चर की टेक्निक सीखी उन्होंने, जिस किस्म की भी कोई भी, क्योंकि चले आपने लोगों को 1953 में दबा तो दिया ना, लेकिन वो कम्युनिस्ट अभी भी मौजूद है। फिर आपको फर्दर फ्यूचर चैलेंजेस, अब फ्यूचर चैलेंज कहाँ से आया शाह के दौर में, वो थी रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट। शाह ने एक वो आया था ना पाकिस्तान के अंदर भी, एनलाइटेंड मॉडरेशन, मुशर्रफ वाला, हाँ जी, वो उधर आया था, वाइट रेवोल्यूशन आया था, जिसके तहत उन्होंने बड़ी मीडिया और यूनिवर्सिटी में बड़ा लिबरल हो गया था, सऊदी अरब बड़ा लिबरल हो गया था उस दौर में, सऊदी ने भी कोशिश की थी बड़ी, इवन शाह ने भी लेटर्स लिखे थे सऊदीज़ को, हाँ जी, कि आप भी ना ज़रा थोड़ा सा खुलें, आप भी मीडिया वगैरह करें काम, आप क्या पुराने वक्तों में बैठे हुए हैं। और ये वजह करने की ये थी कि रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस को ना, चाहे वो शिया हो चाहे ये सुन्नी हो, उसको कम करना है, उसको डाइल्यूट करना है, उसको डाइल्यूट करना है, कि अगर सऊदिया, अगर ईरान कर रहा है ना ये मीडिया को खोल रहा है, औरतों को नौकरियां मिल रही हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन में, लोग जो हैं वो, यानी जो एक आपने यूरोपियन थॉट जो है ना उसको आपने इंसर्ट करने की कोशिश कर दी एक एशियन कंट्री के अंदर, मिडिल ईस्टर्न कंट्री के अंदर, एशियन कंट्री है, एशिया का हिस्सा है। यानी मैं इस तरह से देखता हूँ कि यार कोई भी यूरोपियन थॉट जो है ना, जब भी आप यूरोपियन थॉट को या यूरोपियन सोशल ऑर्डर को विदाउट उसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे ना डायरेक्टली, दैट विल बैकफायर। आपको उस थॉट को, क्योंकि यूरोप ने जो है ना वो सारी की सारी जो इनकी मॉडरेशन हुई, उनके अंदर जो ये जो क्या कहते हैं उससे रेफॉर्मेशन जो उनकी है वो ऑर्गेनिक थी, वो कहीं से बाहर से आर्टिफिशियली इंसर्ट नहीं की गई, वो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है यूरोप में। लेकिन वेस्ट ने उसको एशिया के कई जगहों पे मुसल्लत करने की कोशिश की, जैसे शी जिनपिंग कहते हैं ना आज भी बाइडेन को कि चाइना स्टाइल डेमोक्रेसी, आप हम पे इम्पोज नहीं कर सकते हमारी अपनी डेमोक्रेसी का वर्जन। वो असल में ना एक कोड लफ्ज़ भी कहते हैं कि हमारा मुल्क ना 5000 साल पुराना है, तुम्हारा 500 साल पुराना है। वो इस तरह एक चाइनीज़ हिस्टोरियन ने भी बात की थी कि वी हैव 5000 years of history, a country with a 500 year history shouldn't tell us कि what we should do। और इस चीज़ को कहते हैं ऑर्गेनिक लेकर आना, यानी आप नहीं कर सकते। अगर हम यूरोप की हिस्ट्री पढ़ें, आज हम जो भी यूरोप देखते हैं, इट इज़ नॉट द रिजल्ट, इट्स द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लडशेड। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, उससे पहले ये आपकी फ्रैंको प्रशियन वॉर, क्राइमियन वॉर, 30 year वॉर, यार लंबी दहाइयों पे मुहित हैं जंगें, और लिटरली हमने अभी उस तरह की जंगें नहीं देखी एशिया में, एशिया ने नहीं देखी, सिर्फ चाइना में एक हुई थी सिविल, लेकिन चाइना में जब ये माओ त्से
और तो वो देखें, वो भी फिर तरक्की हुई उसके बाद, तरक्की हुई उसके लेकिन बाद। हमने साउथ एशियंस ने नहीं वो उस तरह हमने साउथ एशियंस ने बेसिकली क्या किया, वो थॉट पकड़ा है, उसको इंसर्ट करने की कोशिश की है, इंसर्ट करने की कोशिश की, उसको टीच करने की कोशिश की है। आप उसको टीच नहीं कर सकते, आपने उसकी एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट करानी होती है। अब यानी जो इस वक्त जिस तरह की चलें फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं जिस तरह का यूरोपियन पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसको आप उठा के पाकिस्तान में इंसर्ट करेंगे, उसका रिजल्ट सिमिलर नहीं आएगा। नहीं आएगा। आपको उसके लिए एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट चाहिए, आपको एक इंडिजिनस थॉट करना चाहिए कि आपके गांव में क्या थिंकिंग है, आपका पंचायत सिस्टम है, आपका जिरगा सिस्टम है, तो आपको वो चीज़ें मिला के उसका एक मरकब बनाना चाहिए। हम कोई और उसके लिए ना यार जहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वक्त। आप ये नहीं कर सकते 10 साल और नहीं आया छोड़ो, कुछ और ट्राई करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। इसके अंदर मैंने वही चीज़ चाइना के अंदर जब मैं पढ़ रहा था इनकी, तो 1978 में इन्होंने अपने आप को ओपन किया ना, तो 1989 में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो गया। तो उनके फिर जो CCP का जो लीडर था जिसने आकर स्टूडेंट्स को ठंडा किया, उसने बोला देखो हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सब्र करो, अभी सिर्फ 10-11 साल हुए हैं, अभी हमने ओपन किया, फैक्ट्रीज लगी हैं, वक्त आएगा हमारा भी आएगा, तो इसको डिरेल मत करो। ठीक है, हमारा पाकिस्तान में क्या इशू रहता है, हम लोग कहते हैं नहीं चल रहा, रैप अप करो, नया काम शुरू करो। ईरान के अंदर भी यही हुआ, और एक इरानियन जर्नलिस्ट थी, उसने अपनी किताब लिखी हुई थी, और उसने यही बात बताई कि ईरान के अंदर व्हाट वाज हैपनिंग इज़ कि आपकी GDP तो ग्रोथ हो रही है 10% पे, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई। इनइक्वालिटी, अच्छा वो सिमिलर सिचुएशन उस वक्त आई थिंक पाकिस्तान में भी थी। हाँ जी, इधर बड़े भाई भाई थे उस वक्त, पाक ईरान। हाँ जी, इधर अयूब था और उधर शाह साहब थे। तो शाह साहब थे। तो इधर लिबरलाइजेशन, इधर भी कराची में भी शराब आम मिलती थी, वहाँ पे भी मिलती थी, यहाँ पे भी कराबरे होता था, वहाँ पर भी होता था, वहाँ पे भी होता था, नाइट क्लब्स लाइफ थी, और मिनी स्कर्ट्स और बैम्बिनो सिनेमा। किसकी याद करा दी आपने, बैम्बिनो सिनेमा। तो बड़ा दोनों तरफ से रेवोल्यूशन एक चल रहा था, एक तरफ वाइट रेवोल्यूशन चल रहा था और एक तरफ पता नहीं कौन सा रेवोल्यूशन था, वो था भी, लेकिन था उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ी एक तरक्की तो की थी, जिसमें वो पूरी आपकी नहरें खोदी गई और यूनिवर्सिटीज बनी, लगाई गई। अमेरिका ने इंडस्ट्री लगाने में टेक्नोलॉजी दी अमेरिका ने। हम उस वक्त अमेरिकी गंदम आती होती थी, हम उस वक्त हमारा स्टेटस इजराइल वाला था, उससे बड़ा अच्छा स्टेटस था हमारा, लेकिन वही बात, जिस तरह इम्पोर्टेंस इजराइल को मिलती है वो हमें मिल रही थी, इकोनॉमिक एड काफ़ी आ रही थी, आपको गंदम आ रही थी, अमेरिकी गंदम आ रही थी पाकिस्तान में, टेक्नोलॉजी आ रही थी सर। हाँ जी, ट्रेनें बना रहे थे सर। मैं देख के आया था नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स में, अमेरिकी एक्सेलरेटर्स और वो पड़े हुए थे, वो बड़े बड़े उस वक्त जो आपकी पार्टिकल फिजिक्स, हाँ जी, सारी अमेरिका ने मदद की आपकी। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको आया था, मुझे उसका नाम भूल गया, रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने आकर ना एक मशीन लगाई थी, मुझे उसका नाम भूल गया, वो उसको अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो एक ही पड़ी हुई है इक्विपमेंट, वो काफ़ी बड़ी मशीन थी, मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, मैंने उसका नाम भूल गया उस मशीन का। हाइड्रन एक्सेलरेटर तो नहीं, कुछ समथिंग उस तरह की, कुछ या कुछ इसी तरह का ही था। या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, या समथिंग लाइक इस तरह की चीज़ थी, और वो उस वक्त पाकिस्तान भी ट्रेनें बनाने, डीजल इंजन एक्सपोर्ट हो रहा है यार, ज़बरदस्त, क्या कुछ नहीं हो रहा था। तो लेकिन वही जो वेल्थ इनइक्वालिटी ईरान में क्रिएट हुई, वही इनइक्वालिटी पाकिस्तान में क्रिएट हुई। बिल्कुल। पाकिस्तान का चैलेंज क्या था, पाकिस्तान का एक हिस्सा मोर देन 55% वो किधर था, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। और उसका क्या नतीजा निकला कि बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मैसिव इनइक्वालिटी, और ये वैसे हमें बहुत मुतालिया पाकिस्तान मैंने भी पढ़ा हुआ, ओ लेवल्स के अंदर बहुत गलत चीज़ बताई जाती है कि लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई हो गई थी, लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई, लोग अलग नहीं रहते ज़ुबानों पे, छोटी सी, यानी जी 1500 किलोमीटर दूर है, ज़ुबान का मसला था, ज़ुबान कौन सी होगी, कौमी ज़ुबान कौन सी होगी, नहीं। हिस्ट्री के अंदर ना एक चीज़ मैंने एक अमेरिकन प्रोफेसर, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल फ्रीडमैन, और उसने एक बात बड़ी कमाल की थी, वो कहते हैं एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमी। वो कहते हैं तब्दील, जो आखिरी तिनका होता है ना, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक इज़ इकोनॉमी। वो कहता है कि इंसान को जब
भूख यानी खाने के लाले पड़ जाए ना, फिर समथिंग हैपन्स, एक इवेंट आता है हिस्ट्री के अंदर। कहता है जो मर्जी देख लो, कहता है एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री, ऑलवेज वन थिंग, इकोनॉमी। इट ऑलवेज कम्स डाउन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वजह से फिर जब इकोनॉमिक रिग्रेशन होती है आपकी, वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, तब भी फिर आपके मिलिटेंट ग्रुप्स बनते हैं, तब मिलिटेंट ग्रुप्स बनते हैं, रेडिकलाइजेशन हो जाती है, रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइज करना बड़ा ईजी हो जाता है, ईजी हो जाता है लोगों को। जब मीशत ख़राब हो, लोगों के वसाइल ना पूरे हो रहे हों, यानी हमें बताया जाता है कि जी महंगाई बड़ी, महंगाई इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, महंगाई से ज़्यादा वसाइल की कमी इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, ठीक है। और यही ईरान के अंदर हुआ इवेंचुअली, यानी कि एलीट अमीर हो रहे थे और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, इनइक्वालिटी बढ़ रही लेकिन थी। बज़ाहिर बड़ा अच्छा सब कुछ था जी, मॉडर्नाइजेशन। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की थी शाह ने, 65 करोड़ डॉलर की उस वक्त। हाँ। वो मैं देख रहा था उसकी ना वीडियो, और मोर का गोश्त खिलाया गया था, मोर का गोश्त, पता नहीं कितने हज़ार शराब की बोतलें मंगवाई गई फ्रांस से, पता नहीं कितने, अच्छा वो पता नहीं बड़ा मशहूर फ्रांस का रेस्टोरेंट था, उसका पूरा स्टाफ उठा के ना बादशाह ने कहा कि इधर, शाह ने कहा कि इधर लेकर आओ, तुम लोगों ने इधर खाना पकाना है मेरे मेहमानों के लिए। उसके अलावा और तो और सहरा के अंदर ही दरख्त लगाए गए, ठीक है, उनके लिए फिर पानी टैंकरों में भर भर कर आया करता था, क्योंकि ज़मीन में तो पानी था ही नहीं। और उन दरख्तों पे खूबसूरती की खातिर स्पेन से चिड़ियाँ मंगवाई गई, और 5000 चिड़ियाँ आई, और 5 की 5000 मर भी गई, और फिर और मंगवाई गई। 65 करोड़ डॉलर इन 1973 खर्च हुआ था, 1973 और 1974, आप अंदाज़ा लगाओ यार, 65 करोड़ डॉलर। और वो यही बात उसकी मैं वो सुन रहा था कि इसका जो असल में हुआ क्या कि ईरान बादशाह ने सब फॉरेन डिग्निटरीज़ को तो बुला लिया, क्वीन एलिज़ाबेथ नहीं थी आई, क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपने ना हस्बैंड को भेज दिया था, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ को था कि मैं तो मलका बरतानिया हूँ, मैं क्यों इसकी ताजपोशी में शिरकत करूँ, तो वो नहीं थी आई। आपके यूरोप के बादशाह, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नीदरलैंड हो गया, सब आए। इसकी वजह से एक जो इस पार्टी का जो नुकसान हुआ ना, वो ये हुआ कि ईरानी कौम का कोई बंदा शामिल नहीं था इसके अंदर, सारे फॉरेनर्स से, एलिटिए और फॉरेनर्स, पूरी रॉयल्टी बाहर की आई हुई है, सिर्फ एलिटी हैं, आम आवाम बिल्कुल भी नहीं थी उस जश्न के अंदर। 2500 साल का जश्न मनाना है, और सबके सामने बादशाह ने अपने ऊपर ताज रखा और अपने आप को शहनशाह पता नहीं क्या, शहनशाह आज़म पता नहीं क्या अपने को डिक्लेयर किया उसने। ये सारा हो रहा है ना प्रोसेस, साथ ही में जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है ना वो बड़ी ख़िलाफ़ हो गई है, ठीक है। चलें आपकी यार एक तो वही बात की ना कि रेडिकलाइजेशन ईजी हो जाती है जब इकोनॉमिक रिग्रेशन शुरू हो जाए, बहुत आपकी जो मेजॉरिटी अवाम है ना उसकी मौशी उसको मौशी इस्तेसाला ना हो, मुश्किलात आनी शुरू हो जाए मौशी, उसको रेडिकलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यही हुआ, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट थी जो बड़ी कंजर्वेटिव थी पहले, शाह के साथ थी, 1953 में मुसद्दिक़ को हटाने में उन्होंने मदद भी की, अब वो ख़िलाफ़ होना शुरू हो गई। और इसके अंदर जो सबसे आगे था वो थे आयतुल्लाह ख़ुमैनी, और ख़ुमैनी साहब ने बहुत ज़्यादा शाह के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करते थे, नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। नैरेटिव क्या बनाना है, हकीकत बात कर रहा था कि ये बंदा अमरीकियों का टाउट है। अच्छा, ये वो किधर बैठ के कह रहे थे यार, ये असल में कौम के अंदर, ठीक है। तो जो ईरान का जो वो है ना जो मजहबी मरकज़ है कौम, ये वहाँ से इन्होंने करना शुरू कर दिया, लोगों को कायल करना शुरू कर दिया। अब तेहरान में जो एलीट बैठी है उसको तो परवाह नहीं है, लेकिन जो आपका जितना भी देही इलाका है जो कि बिल्कुल उस मौशी जो एक मिरेकल हो रहा है उसके अंदर, मौशी मोर्चा हो रहा है उसके अंदर बिल्कुल उसका हाई नहीं है, इंक्लूजन ही नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है कि वो टैक्सेस पे करी जा रहे हैं और उनकी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इवेंचुअली यही होता है कि पहले तो शाह ऑफ ईरान ने जलावतन किया ख़ुमैनी को इराक़ में, लेकिन शाह जलावतन तो कर दिया इराक़ में, लेकिन शाह के ख़िलाफ़ फिर ना प्रॉब्लम्स इस तरीके से शुरू हुई कि
ये पार्टी जब हुई ना, इसके बाद शाह को वाकई में लगना शुरू हो गया कि मैं जो हूँ ना वाकई में शहनशाह हूँ, मैं मुझे नहीं लेनी चाहिए डिक्टेशन ना अमरीकियों की, बरतानियों की। मुझे अपनी अब अपना कोई रीजनल प्लेयर बनाना चाहिए। अपना कोई रीजनल प्लेयर बनाने की सोच से ना शाह थोड़ा थोड़ा आज़ाद होना शुरू हो गया। ठीक है। अब अमरीकी क्या करते हैं? अमरीकी वही करते हैं जो वो हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने शाह के ख़िलाफ़ ना ईरान में एहतजाज कराने शुरू कर दिए। यानी जो पहले एक बहुत ज़्यादा वो थी ना कदगन लगाई हुई थी, उसको अमेरिकन ने ना थोड़ी सी हवा देनी शुरू कर दी, जिसकी सबसे बड़ी आपको मिलेगी कि ख़ुमैनी को इराक़ से निकाल के फ़्रांस भेज दिया गया। ठीक है। और वहाँ पे फ़्रांस में वेस्टर्न मीडिया ने ख़ुमैनी की जो तकारीर थी ना उनको प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया, जिसका लोग ऑडियो कैसेट्स पहुँचने शुरू हो गए, पैगामात आने शुरू हो गए। और ये वो वक्त है कि यहाँ पर क्योंकि शाह को काबू करना था, तो अमेरिकन ने इसको ना होने दिया कि हम करने देते हैं इनको, यू नो, शाह को जो है ना हम देख लेंगे, यानी शाह को हमने काबू करना वापस। ठीक है। तो इसका यही तरीका है कि उसको थोड़ा थोड़ा बताना भी है कि प्रेशराइज करना। अमेरिकन के जहन में था कि उसको थोड़ा सा चेक रखना चाहिए। ये जो अपने आप को रीजनल प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बहुत आपे से बाहर हो रहा है, हम थोड़ा ख़ुमैनी वगैरह के थ्रू हम प्रेशराइज कर लेते हैं। यानी डायरेक्टली नहीं, यानी ख़ुमैनी की तो अपनी एक कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक वो तो थी शाह के ख़िलाफ़ ना। उसकी थोड़ी सी पर्सनल वजूहात भी हो सकती हैं कि ख़ुमैनी की ना के बेटे को सबाक ने कत्ल कर दिया था। जो शाह की थी एजेंसी जो थी ये बंदे उठाने वाली, तो वो पर्सनल ज़ाती हो सकती है, ज़ाती भी थी। और साथ में ख़ुमैनी सीरियसली वाज नॉट इंटरेस्टेड। फिर ख़ुमैनी के ख़िलाफ़ बड़े मुग़लज़ात भी उगले गए कि ये तो इरानी नहीं है, ये तो इंडिया से आए हुए हैं, ये यहाँ तक भी बात गई। लेकिन इवेंचुअली वही मसला आ जाता है कि जब अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हमें रखनी है कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया 1978 में, और यहाँ पे ईरान के ख़िलाफ़ ना ईरान में शाह के हाथ से मामला निकलते जा रहे हैं। सेंटिमेंट आवाम का शदीद होता जा रहा है। फिर दूसरा ये था कि उसका एक जो निकला क्या कि जो वाइट रेवोल्यूशन थी ना, उससे जो बच्चे जो पहले जवान थे, छोटे थे, वो स्कूल से पढ़ लिख कर उनको पता लगा कि ये तो शाह को होना ही नहीं चाहिए ना। ये जो इसने एक इतना मौशी इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, ये हमारे ख़िलाफ़ है। फिर दूसरा उसका ये भी आता है कि जो पाकिस्तान में नज़र आता है कि आपका हमारा नौजवान कितना सालाना ग्रेजुएट होकर जॉबें तलाश कर रहे हैं, जॉबें नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी एक एलिटी है जो कि इतनी अमीर है कि उसको वो जितना आ रहा है उतने में वो दे आर हैप्पी। द सेम थिंग इज़ विद ईरान। उनका भी यही था कि एलिट इतनी रिच हो चुकी है कि वो बस आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन वो जो पढ़ लिख के अब नौकरी तलाश करें, नौकरी नहीं मिल रही, वो रेडिकलाइज हो रहा है, वो ख़िलाफ़ हो रहा है शाह के, वो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ हो रहा है। वो फिर सारा ख़ुमैनी को सपोर्ट करना शुरू हो गया। ऑटोमेटिकली ख़ुमैनी को देखा गया कि ये शाह का आर्च नेमेसिस है, हमने इसको सपोर्ट करना है। ठीक है। हालांकि और एक तो आपका रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो सारा आपका मजहबी तबका है, वो ख़ुमैनी के साथ ऑलरेडी मिला हुआ है। वहाँ से कम्युनिस्ट भी मिल गए हैं और वहाँ से यूथ भी मिल गई है। तो ही हैड ऑल ऑफ दैट पावर नाउ। और फिर ऑफ कोर्स व्हाट द अमेरिकन्स ने सोचा भी नहीं होगा, शाह का तख्ता उलट गया। वो हुआ क्या था कि सिंपली अवाम इतनी ज़्यादा थी कि कुछ कर ही नहीं सका। बादशाह 2500 साल जो एक तसलसल चल रहा था बादशाहत का ईरान में, वो ख़त्म। और 1979 एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जिसको उसके असरात पाकिस्तान पे क्या हुए वो हमने आज तक कभी जायज़ा नहीं लिया, और कोई जायज़ा लेता भी नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई किताब देखी ही नहीं है कि जिसने लिखा हो कि 1979 के इनकलाब ने पाकिस्तान को कैसे तब्दील किया। मतलब वो इवेंट था जिसने ईरान को एक ये मुनफरिद हैसियत दे दी इस पूरे रीजन में। यस। एक नई शक्ल,
एक नई शक्ल दे एक दी। नई एंटिटी बैठ गई, मतलब जिसे कहते हैं ना मजबूती के साथ, हाँ जी। कि इसको मतलब चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है कि जो इनकलाब ईरान था ना, हाँ। ख़ुमैनी का, शुरू में जो थे ये मामला, अभी हम आते हैं कि इस पाकिस्तान ने इनिशियली सपोर्ट किया इसको, हालांकि पाकिस्तान शुरू में शाह का था, बड़ी गुडी भी था। हाँ, यूब के दौर में बहुत भुट्टो के दौर में, आपको याद ही होगा। भुट्टो तो फिर आपको पता ही है। लेकिन फिर ज़ियाउल हक़ का दौर में ये आया था इनका इनकलाब, तो उसको करना पड़ा ज़ियाउल हक़ को, इनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि दे आर द न्यू रियलिटी, कि मैं इनके साथ सींग नहीं रहा सकता इन बंदों के साथ। और इसका जो था कि ख़ुमैनी आया तो बेसिकली एंटी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट था, ठीक है ना, ये जो राजगिरी है अमेरिका की, बरतानिया की, इसके ख़िलाफ़। उसने ऑटोमेटिकली ना जितने भी आपके जो अरबी बादशाह थे ना, उनको भी गैर इस्लामी डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, डिक्लेयर ही कर दिया ना। वो एक ये वो डिक्लेरेशन है जो कि दुनिया में मशहूर नहीं हुआ, ये सिर्फ जिनके ख़िलाफ़ डिक्लेयर हुआ था उनको पता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और ईरान की जो राइवलरी शुरू हुई, यानी राइवलरी कैसे दुश्मनी लिटरली दुश्मनी थी। पाकिस्तान पे भी उस टाइम दबाव नहीं आया होगा ज़िया पर अमेरिका का कि आप ज़रा इनको अपोज करें? नहीं, अमेरिका का आया होगा। हाँ। लेकिन ज़िया के उस वक्त कुछ या उसका इशू क्या हो जाता है कि पाकिस्तान, ईरान के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शिया पॉपुलेशन है। ज़िया को टेंशन भी थी, ठीक है, कि कहीं वो शिया पॉपुलेशन हमारे ख़िलाफ़ ही ना हो जाए। हालांकि चांसेस नहीं थे, लेकिन एक होता है ना कि यार थोड़ा सा हो सकता है, यानी चांसेस थे कि यहाँ की शिया पॉपुलेशन वो इग्नाइट ना हो जाए, कि अगर ये अपोज करेंगे ईरानियों को। और वहाँ से ही आप देखें शिया सुन्नी इख्तिलाफात शुरू हुए थे 80s में सर, जब ये शियों को मारने वाली तंजीमें बन गई थी। फिर हाँ जी, उन्होंने LHC ने भी अपनी तंजीमें बना ली। हाँ जी, वो एक वॉर शुरू हो चुकी थी पाकिस्तान में भी, वो शुरू हो गई थी स्मॉल स्केल पे, और उसको काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरेबिया ने भी कैपिटलाइज किया था। यस, सबसे ज़्यादा उसी ने किया था, क्योंकि सऊदी अरब को चाहिए था ये सब कुछ, क्योंकि ईरान, क्योंकि इराक़ के अंदर शिया ज़्यादा हैं, सीरिया में हालांकि शिया मिनॉरिटी में है, लेकिन पावर में इराक़ में काफ़ी बैलेंस था, 60-40 थी आई गेस, बैलेंस था, सुन्नी थी और 40 लेकिन सदाम हुसैन का प्रॉब्लम था ना, वो सुन्नी था, वो वेरी रूथलेस है वो बंदा। लेबनान के अंदर रीजनेबल शिया मिनॉरिटी मौजूद थी। यमन के अंदर, नॉर्थ यमन के अंदर रीजनेबल शिया, और वेस्ट में सारी, हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट जो बनता है, जो आजकल हूथीज़ का इलाका है, वहाँ पे शिया ही हैं, ज़्यादा शिया है। हाँ। तो ये सऊदी अरब की टेंशन थी कि ईरान, अब उसने कह दिया कि ये मैंने जो बरतानिया ने और अमेरिका ने जो मिल बांड के बादशाह नाफिज किए हुए हैं ना, मुसल्लत किए हुए हैं, इन सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ईरान के जो ख़ुमैनी थे, हाँ, उन्होंने बेसिकली उनको कहा कि ये सारे अमेरिकी पिट्ठू हैं। यस, ये जो ये बैठे हुए हैं गल्फ में, और ये गल्फ में बैठे हैं, ये अमारात में, और हाँ जी, सऊदी, ये सारा कुवैत, बहरीन, UAE। तो वो एक क्लियर कट स्वीपिंग स्टेटमेंट थी आयतुल्लाह ख़ुमैनी की कि ये अमेरिकन पिट्ठू बैठे हैं, इनके साथ इनका ये इधर हो नहीं सकते। दूसरा जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी का जो विज़न था ना, कि इस रीजन से ना, जो ईरान के इर्द गिर्द, अमेरिका हैज़ टू गो आउट, ठीक है ना। और टू अ सेंस मैं समझता भी हूँ, इरानियंस हैं, लंबी तारीख़ है, काफ़ी लंबी, हमसे काफ़ी लंबी तारीख़ है उनकी, तो वो एक सेंस ऑफ उनकी नेशनल प्राइड भी थी। यानी ईरान इज़ नॉट रिलीजियस, इज़ नॉट थियोक्रेसी, इज़ नेशनल, रिलीजियस नेशनलिज्म है उनके अंदर, ठीक है। नेशनलिज्म इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ ईरान। तो उन्हें था कि भाई ये जो सात समुंदर पार की जो ताकतें ना, इनको ईरान के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, इर्द गिर्द होना नहीं चाहिए। तो फिर CIA ने कैसा जवाब दिया? फिर CIA उन्होंने तो पूरा घेर ही लिया फिर पूरा घेरा उन्होंने। वही तो मज़ेदार बात है कि कैसे फिर मिलिट्री बेसिस बननी शुरू हुई। मिलिट्री आप 1982 में पहली दफ़ा सऊदीया में पहुंचे। ये जितनी जंगें हुई थी, ये ईरान इराक की, कुवैत की, इराक की, और ये ईरान इराक वॉर आपका ख्याल क्यों हुई थी? एम्बेसी पे कब्जा हो गया था ना अमेरिका की, हाँ,
कितने 44 थे हॉस्टेजेस जिनको इन्होंने पकड़ लिया था, लोगों इनको पकड़ लिया था। तो और ये वो वक्त है कि सद्दाम हुसैन 76 में बना था, पता नहीं क्या बना था, प्रेसिडेंट बना था, इलेक्ट तो हुआ नहीं था। वैसे उसने अपने डिक्टेटर था ना, डिक्टेटर था, अपने मेंटर को साइड पे किया है, जनरल अब्दुल सलीम को, और ख़ुद जाकर वो बन गया डिक्टेटर वोटेवर। और अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, 76 में पाबंदियाँ थी इसके ऊपर, सद्दाम हुसैन के ऊपर। मिरेकुलसली आफ्टर रेवोल्यूशन वो उतर गई क्योंकि अब उसको ज़रूरत थी, अब उसको ईरान को काउंटर करना था, ईरान को काउंटर करना था, द बिगर थ्रेट। अब आप ये देखें कि मार्च 79 के अंदर या अप्रैल 79 के अंदर ना एम्बेसी पे होता है कब्ज़ा, ठीक है। उसी साल नवंबर के अंदर ना 79 नवंबर के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, ये हरम पे कब्ज़ा जो हुआ था उसका, जुहैम अल-उतैबी का और अल-उतैबी, और सऊदियों को ये लगा कि ये ईरानियों ने करवाया है, ये कोई यमनी है यार नहीं, ये जुहैम अल-उतैबी असल में ना वो था, इसका बाप का मुझे नाम भूल गया, हिज फादर वॉज यूज्ड टू बी द राइट हैंड मैन ऑफ द फाउंडर ऑफ सऊदी अरब, अब्दुल अजीज़ इब्न अल सऊद, ओके, ठीक है, उन्हीं के ख़ानदान में से था, ख़ानदान में से नहीं था, या एक सऊद कबीला ना, ये उतैबी कबीला था, उतैबी था, ठीक है। ये थे इख़वान क्या था कि एक बद्दू कबीलों का एक वो था, वो एक टाइप का क्या कहेंगे ना, इल्हाक था इख़वान। और इन्होंने बेसिकली जो था ये सहरा में रहते थे। अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद ने इनके थ्रू पूरे सऊदी अरब में ना अपना राज कायम किया हुआ था, हुकूमत कायम की। तो इनको वो तकलीफ़ थी दूसरे ग्रुप को, अच्छा नहीं, वो तकलीफ़ असल में कुछ और थी। जब अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद ने अमरीकियों को कहा कि आकर ना तेल ढूंढो यार, निकालो, इन्होंने मुखालफत की, तो अल-उतैबी के बाप को फिर और साइड पे हटा दिया, साइड पे क्या हटाया, बल्कि अमरीकियों से असलहा लेकर इनको ख़त्म ही किया ना, इनको वो किया ना, आउट किया, मलियामेट किया इनको। तो अल-उतैबी का जो था ना कब्ज़ा, वो बेसिकली उसका ये था कि वही बात जो 70s के अंदर ईरान के अंदर वो वाइट रेवोल्यूशन आ रही थी, तो सऊदी अरब के अंदर भी भाई औरतें टीवी पे आना शुरू हो गई न्यूज़ कास्टर्स के तौर पे। ये 80s में, 70s में सर, 70s में, हाँ जी, ये आप ना 70s के बिटवीन 70s एंड 80s, ये तो सऊदी अरब 80s के बाद जाकर बड़ा सख्त हुआ है, वो एक्सट्रीम लेवल पे। ये जो हम देखते हैं ना, ये वाला वाक़या जब हुआ, इस उतैबी वाला वाक़या हुआ ना, इसके बाद सऊदी अरब ना बहुत ज़्यादा हो गया, सख्त हो गया। लेकिन इसकी वजह से ना ईरान के साथ मामलात सऊदी अरब के हमेशा से ख़राब हो गए। हालांकि ईरान का हाथ नहीं था, अल-उतैबी जो था ये बेसिकली सऊदी नेशनल गार्ड का अंदर ऑफिसर था। लेकिन उसी दौरान एक और वाक़या होता है जो जहाँ पे सऊदी अरब का ना बहुत ज़्यादा ऑयल है ना, जहाँ पे ये दहरान वगैरह है, दहरान ऑयल फैसिलिटी, वो शिया मेजॉरिटी रीजन है, ठीक है। वो बेसिकली कहते हैं फिर वहाँ के जो शियास थे, दे रोज अप अगेंस्ट द सऊदीज़। इरानियन रेडियो से जो थे वहाँ से ऐलानात हुए कि ये सऊदियों को फारिग करो, ख़त्म करो, ये बगावत करो। तो 1000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया, जाम बहक हुए, उस बगावत को ख़त्म कर दिया। लेकिन वो फिर ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए सऊदी अरब के ईरान से उसके ऑनवर्ड्स। साथ ही में, और अभी ये वो वक्त है कि एम्बेसी पे कब्ज़ा जारी है, एम्बेसी पे कब्ज़ा जारी है। साथ ही में इराक़ शुरू हो रहा है छेड़खानी करना, यानी मिली होगी कहीं से उसको कि ना कि हमारे लोग बंद हैं तो ज़रा ना तुम शुरू कर दो। उसने पहले तो ना जनवरी 1981 में जब एम्बेसी इन्होंने हॉस्टेज आज़ाद किए ना, इराक़ ने फुल इन्वेजन। पहले उसने सिर्फ ये कहते हैं ना जो हम लोग करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जो फायरिंग होती है, पहले वो होता रहा है, फिर फुल ऑन इन्वेजन की, चढ़ाई कर दी है ईरान पर। और काफ़ी खूंखार जंग थी, वेरी सैड हिस्ट्री के बहुत से, क्योंकि ईरान में एक तो आर्मी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख़ुमैनी के फॉलोअर्स ने उनको कर दिया साइड पे, जो ऑफिसर क्लास थी वो सारी साइड पे हो गई। किस तरह साइड पे हुई है वो आपको समझ आ रही होगी। तो सो देयर वाज नो वन टू कमांड द आर्मी। तो इनिशियली इराक़ को बहुत ज़्यादा गेंस मिले, लेकिन जो ये थे आपके ख़ुमैनी, ही वॉज स्मार्ट इनफ कि उसने ना एयरफोर्स को छोड़ दिया, उसने एयरफोर्स के ऑफिसर्स को नहीं कुछ भी किया।
तो इरानियन एयर फोर्स ने शुरू में बड़ा डिफेंस किया है, इरानियन एयर फोर्स ने बड़ा बचाया है ईरान को। ये एक हम बताते नहीं हैं कि इरानियन एयर फोर्स ने इराक को इतना नुकसान पहुंचाया था कि 1982 तक इराक हैड टू कम रिट्रीट। और ज़्यादातर जो उनके एयरक्राफ्ट थे वो रशियन मेड थे, ईरान के अमेरिकन मेड थे। अच्छा, वो शाह ने अपनी फ़ौज बनाई ना, तो शाह ने कहा मुझे सारे जदीद तरीन त्यारे भी दो, तो वो उस वक्त का था F-14 टॉम का एडवांस फाइटर था उस वक्त का, वो बहुत ज़्यादा थे। इरानियन एयरफोर्स तो बहुत बड़ी थी शाह के दौर में, 70 में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और वो अपग्रेड नहीं उस तरह कर सकी। अपग्रेड फिर एक तो सुपीरियर इनके पास जहाज़ थे। अच्छा, इन्होंने इराक को नहीं दिए ना, हालांकि अमेरिका ने चाबी घुमाई थी सद्दाम हुसैन की, लेकिन इराक के पास सोवियत एयरक्राफ्ट, और यहाँ से वो मार खा गए, यहाँ से वो मार खा गए। वो जो शाह के दौर के जहाज़ थे जो अमेरिका के, उन्होंने तबाही फेर दी। और 8 साल, अब 82 के अंदर जब इराक पीछे हट गया, उन्होंने कहा कि अब भाई सुलह करो। ईरान, ख़ुमैनी वॉज़न्ट रेडी। ख़ुमैनी ने कहा नहीं, जब तक सद्दाम हुसैन को इस जंग का मुजरिम करार नहीं दिया जाएगा, ये जंग नहीं बंद होगी, जिसकी वजह से वो 6 साल जंग चली। और काफ़ी ज़्यादा ईरानी बच्चों ने जाने दी। इराक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था उसके अंदर। ईरान का जानी नुकसान ज़्यादा हुआ था, लेकिन इराक का मिलिट्रीली, क्योंकि इतनी मिलिट्री एड दी अमेरिका ने, इतनी मिलिट्री एड दी, और वो सारी तबाह होती रही है। यानी वो ये कहते हैं कि आपने इराकी को दे दी है, दे डिडंट न्यू हाउ टू यूज़ द वेपन सिस्टम। कुछ हमने भी मदद की थी ईरान की। यस, स्टिंगर्स मिसाइल्स हमने भी की थी, वो भी अमेरिका के ही थे जो हमने। हाँ जी, हमने कुछ लोग तो कहते हैं ये जो उजड़ी कैंप, हाँ जी, में रखे हुए थे हमने स्टिंगर्स मिसाइल ईरान को देने के लिए। उसकी वजह से अमेरिका इतना नाराज़ हुआ कि उसने ज़िया को उड़ा दिया। यस। वैसे आपके ख्याल में ज़िया को KGB ने उड़वाया था या CIA ने? नहीं, CIA ने उड़वाया था। अच्छा, मुझे भी लगता है ज़िया के साथ प्रॉब्लम, ये 1988 के अंदर सोवियत इज़ डन। सोवियत यूनियन वॉज डन इन 1988। वो नहीं थी उसके अंदर, सख्त ही नहीं थी, स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि रॉ इंडिया के साथ मिलके उन्होंने कुछ, KGB ने कुछ किया हो ज़िया के ख़िलाफ़। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे यही कहते हैं ये ओजड़ी कैंप के बाद इसको उड़वाया, वो गुस्सा निकाला है अमेरिका ने। वैसे बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि किया हो, लेकिन आपको पता है ज़िया के दौर में इंडिया के साथ छेड़खानी भी ज़्यादा नहीं हुई। हमने कश्मीर के थ्रू तो किया है, हमने खालिस्तान के थ्रू किया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया। खालिस्तान के थ्रू हमने किया है, ज़िया के दौर में हमने खालिस्तान के थ्रू किया है, लेकिन कश्मीर का महाज भी हमने थोड़ा गर्म किया, लेकिन उस वक्त तो ISI वाज लाइक द CIA। हाँ जी, ISI ने हर जगह अपने पर फैलाए हुए थे, कश्मीर, अफगानिस्तान, वो भूटान तक पहुंचे हुए थे। अरे मतलब सोवियत यूनियन को तंग किया था हमने तो एटमी प्रोग्राम जारी रखा हुआ था, और अमेरिका को हमने पता लगने दिया भी, और उनको पता लग भी गया तो वो कुछ नहीं कर सके। इस लेवल पे ISI खेल रही थी, बहुत लेवल पे खेल रही थी कि वो पूरी दुनिया को नथ डाली हुई थी उसने। अच्छा, वो दूसरा ये भी था कि उस वक्त ना फंडिंग बड़ी आपको आ रही थी, अमेरिका से भी आ रही थी, सऊदी अरब से भी आ रही थी। जब पैसा आ रहा हो ना, फिर हो जाता है तो दिमाग भी चल जाता है। जब खुद काम, यानी वो कहते हैं ना कि जब आपको खुद पैसे भी बनाने पड़े और फिर काम करना पड़े ना, वो मुश्किल होता है। जब आपको पैसे आ रहे हो ना, तब आपको सोचने का टाइम होता है। तो वैसे ये बड़ा आपका काउंटर आर्गुमेंट बड़ा कमाल है कि इंडिया प्लस सोवियत हो भी सकता है, कि हर चीज़ अमेरिका के पेटे डाल देते हैं। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जी। लेकिन आई डोंट नो, इसको ज़्यादातर यही आपको पता, पाकिस्तान के अंदर उस वक्त जो मिलिट्री कमांड थी उनका तो यही था कि इस मोस्ट लाइकली हो सकता है उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो आज तक अभी पब्लिक ने देखी भी नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ है लेकिन जो उन्होंने पब्लिकली बोला है, उन्होंने अमेरिका को बोला है कि देयर वाज प्रॉब्लम विद अमेरिका। लेकिन हम वापस ईरान पे आते हैं। ये जो 8 साल जंग थी ना, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है जिस पास ताराने इनकलाब, IRGC।
रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, Revolutionary जिनको Guard। आज अमेरिका दहशतगर्द करार दे चुका है। जिसको आज अमेरिका किसी भी तरीके से, आपको याद है कि इन्होंने बेन नेतन्याहू ने कहा था कि हम ये जो गज़ा में जो बंदे हैं जो लड़ रहे हैं हमसे दहशतगर्दी करें, इनको हम इरेडिकेट करेंगे। वो असल में बात पूरी नहीं बताता। ये अब क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी यमन के अंदर जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, लबनान का भी आपको पता कौन है, और गज़ा में, इन सब को एक ब्रैकेट में डाल कर ना ये कनेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान इनकलाब से, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसके साथ कर रहे हैं कि ये इरेडिकेट तब होंगे तीनों जब ये ईरान में बैठी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान इनकलाब ये जाएगी। और पाकिस्तान इनकलाब ने किया भी है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सबको खड़ा किया, सबको ट्रेन किया। बड़ी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वेस्ट तो यही कहता है उनके मीडिया में, देखें कि दिस इज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बैक्ड बाय ईरान, जिसमें आपके हुसीज हैं यमन में, हाँ जी, अंसारुल्लाह, लेबनान में हिजबुल्लाह है, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, हाँ जी, सीरिया में बशारुल असद की कुछ फोर्सेस हैं। यस, तो दिस इज ऑल द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बैक्ड बाय द IRGC। यस, और उसमें हम देखते हैं कि ज़बरदस्त प्रॉक्सी जंग लगी हुई है। यस, सीरिया और इराक में टारगेट कर रहा है वो अपने अमेरिकन फोर्सेस पे हमले करते हैं। हाँ जी। और उधर से अभी कल हम देख रहे थे IRGC के मेंबर्स मारे गए, 3 मारे गए हैं, 3 मारे गए हैं। और फिर आप देखें जो ये हुसीज कर रहे हैं इनके साथ, यस, रेड सी के अंदर। और जो सबसे जो बड़ा डेंजर है ना, आपको अभी आपने देखा होगा जब ये अंसारुल्लाह ने शुरू किया ना तब ये ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। वजह क्या है? द वजह इज़ रेड सी। रेड सी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रेड सी के अगर आप हम 3 ममालिक देखें ना, नहीं 4, सोमालिया फेल्ड है, एरिट्रिया लिटरली पता नहीं क्या चल रहा है उधर बहुत हालात ख़राब है। एथियोपिया डिस्टेबलाइज्ड है, उसका पूरा नॉर्दर्न रीजन डिस्टेबलाइज, पूरा नॉर्दर्न रीजन डिस्टेबलाइज्ड है। और दारफर का रीजन जो है, नहीं इथियोपिया, सूडान, इथियोपिया का दारफर डिस्टेबलाइज है, सूडान तिग्रे, यस, और सूडान तो वैसे ही आपको पता क्या हो रहा है। हाँ। तो आपका अफ्रीकन साइड ऑफ रेड सी ऑलरेडी टर्मोइल में है। एक साइड पर सऊदी अरब है, एक साइड पे हुसी ने, अंसारुल्लाह ने आपकी बाबुल मंडप, हाँ जी, बाबल मंदब पे मर्चेंट शिप्स को अटैक करना भी वो ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकते हैं, उनकी रीच, हाँ जी, वो रीच उन्होंने वहीं पे उस पे ही, लेकिन वो बड़ा चौक पॉइंट है, बड़ा छोटा पॉइंट है, वहाँ से ही गुजरती हैं शिप्स डेली 50 के करीब, वो उसको तंग करते हैं, उसको तंग कर रहे हैं। और लेकिन हर को नहीं कर रहे, इसराइली बाउंड या आजकल तो उन्होंने डिस्ट्रॉयर्स, यूएस डिस्ट्रॉयर्स पे हाँ जी कर दिए, जबकि उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं यूएस ने। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? हाँ, इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इन कश्तियों को, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि एक ऑयल टैंक को इंश्योर करना होना तो इट्स $1 बिलियन a ईयर, आपको ना प्रीमियम पे करना पड़ता है $1 बिलियन का। तो मर्चेंट शिप्स का कितना मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस करनी बंद कर दिया हर उस कश्ती की जो रेड सी से गुजरी है, उनको लॉन्गर रूट्स लेने पड़े, लॉन्गर रूट्स लेने पड़ेंगे, केप टाउन से जाना पड़ा, हाँ जी, अटलांटिक ओशन वाला रास्ता